नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे में है। ये दौरा कई मामलों में खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद अमित शाह का ये दौरा है। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच के कई प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा तो लिया, पर एक जनसभा को संबोधित किया है। उस रैली से अमित शाह ने कई बड़े बड़े बयान दिए हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बयान CAA और NRC को लेकर अमित शाह ने दिया है। अमित शाह ने साफ कह दिया कि बहुत जल्द CAA और NRC लागू होगी। तो क्या कुछ अमित शाह की प्लानिंग है ममता सरकार को घेरने की, और क्या बहुत जल्द CAA और NRC लागू होने वाला है? इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित शाह जिस तरह से पश्चिम बंगाल से उन्होंने हुंकार भरी है, CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या लगता है जल्द लागू होगा? देखिए, एक तो बंगाल में अमित शाह ने हुंकार भरी है जी। क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लीडर्स ऑलरेडी थोड़े से वो उसको कहते निगेटिव मोड में हैं कि ममता बनर्जी से कैसे लड़ा जाए। तो सबसे पहला काम किसी लीडर का ये होता है कि वो किस हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं, अपने लीडर्स के अंदर ऊर्जा का संचालन करें। तो उसमें अमित शाह तो कामयाब हो ही रहे हैं, लेकिन एक मैसेज देना, गृह मंत्री हैं वो, तो वो देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो मथुआ कम्युनिटी का जो समर्थन है, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो अब तक वो अधर में लटके हुए हैं कि उनको अब तक सिटीजनशिप नहीं मिला है, तो उस पर उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि चूंकि कोरोना का वक्त था, इस वजह से हम इंतज़ार कर रहे थे। ये कोरोना का दंश जैसे ही खत्म होगा, मोदी सरकार CAA NRC को लागू करेगी। इसमें कोई शको शुबा की बात नहीं है। मतलब ये कि पहली बार कानून पास होने के बाद गृह मंत्री की तरफ से इतना बड़ा बयान आया है कि CAA कोई अधर में लटकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता एक हकीकत है जिसे कोरोना के खत्म होते ही फौरन लागू किया जाएगा। और NRC के बारे में भी उन्होंने यही बात कही। अब इसमें एक बात समझने की है कि एक तो अमित शाह बंगाल में 1 साल पूरे होने पे वो पहुंचे हैं, जहां कहीं आप ये समझिए हर सरकार अपने साल पूरे होने के बाद एक सेलिब्रेशन करती है कि 1 साल में हमने ये किया। पहली स्ट्रेटजी जो अमित शाह की रही कि ममता बनर्जी के 1 साल के ऊपर उन्होंने अपनी ये 3 दिन की यात्रा में इन्होंने उसे धो करके बराबर कर दिया। तो उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्री ने न सिर्फ बंगाल को बल्कि तमाम विपक्ष को, ये शाहीन बाग में तमाशा करने वाले सारे गैंग को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों, तमाम लोग जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, उनको बंगाल की धरती से सीधा सीधा चैलेंज दिया है कि कम वॉट में CAA लागू होके रहेगा। बिल्कुल, पहले ही दिन इतना बड़ा बयान दे दिया, पर जैसे ही अमित शाह का बयान आता है, ममता बनर्जी की तरफ से भी पलटवार आता है। वो कह रही है कि कभी ये लागू नहीं हो सकता। आखिरकार CAA और NRC से ममता को दिक्कत क्या है? देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति बड़ी अजीब है। ये वही ममता बनर्जी है जो कभी बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को बंगाल से बाहर करो उसका आंदोलन करती थी। ये सामने पार्लियामेंट आपको नजर आ रहा है। इस पार्लियामेंट के अंदर ममता बनर्जी ने कम तमाशे नहीं किए हैं। लोकसभा में वो तो एक बार सारे फाइल्स, सारा कुछ स्पीकर के शरीर पे उन्होंने दे मारा था कि, और रोने लगी थी कि बंगाल का क्या होगा, बंगाल में सारे बांग्लादेशी आकर के रह रहे हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं उनका क्या होगा, ये सारे मुसलमान आ गए, इस तरह की बातें। और उस वक्त उसका विरोध करने के लिए मुलायम सिंह यादव की पार्टी के कुछ लोग जब तृणमूल के लीडर्स को, ममता बनर्जी को रोकने के लिए जब वहाँ पहुँचे, तो ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बॉक्सिंग भी मारी थी। इसी संसद के अंदर ये सब कुछ हुआ था। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को घेरने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, और अमित शाह अगर कोई काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक बयान दे दिया। दरअसल इसके पीछे एक सोच है, पीछे एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। ममता बनर्जी 2024 में अपने आप को खड़ा करना चाह रही हैं
और ऐसा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से बिल्कुल निगेटिव में चली गई है, जिस हिसाब से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन और भी खराब होती चली जा रही है, कांग्रेस पार्टी की साख खत्म हो रही है, तो एक खतरा, एक जो पॉसिबिलिटी वो साफ साफ ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में तमाम विपक्ष की एकमात्र चेहरा, एक अपोजिशन बन करके वो सामने आ सकती हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, राजनीति है, कुछ भी पॉसिबल है। कांग्रेस पार्टी कैसे इसको करेगी, या फिर लेफ्ट वाले कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर केजरीवाल कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो होता क्या है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी राजनीति का हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जो कोई भी खतरा जो 3 साल बाद 4 साल बाद आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, तो आपको शुरू से ही उसको कैसे आप कंट्रोल करके रखें, ये ज़रूरी होती है। और यही काम अमित शाह करने वो बंगाल गए। अब क्या हो रहा है बंगाल में, ये क्लियर है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मुस्लिम वर्ग, बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, उन लोगों ने पूरी तरीके से बंगाल में अपना वर्चस्व बना रखा है, तो एक हिंदू पॉपुलेशन को एक वहाँ तो प्रॉब्लम है। ये बात तो अब लोगों को समझ में आ रही है। कलकत्ता में, बंगाल के अलग अलग जगहों में कई ऐसे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब वो पछता रहे हैं, बोले कि नहीं, एक गलती तो हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव के बाद वहाँ हिंसा भड़की, जिस हिसाब से वहाँ पे जिहादी एलिमेंट्स जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं उनको खुली छूट मिली हुई है। और तो और जितने भी सरकारी काम हैं, जो रिसोर्सेज है, स्टेट का सरकारी ठेका है, वो जिस हिसाब से मुस्लिम समुदाय के पास ही सब कुछ जा रहा है, उससे एक नाराज़गी तो है, लेकिन नाराज़गी तो अभी तो 4 साल तक उसको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जब समाज के अंदर किसी तरह का एक पब्लिक ओपिनियन बनता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होशियार लीडर्स होते हैं, जो राहुल गांधी नहीं होते हैं, वो बाकायदा इन सब चीज़ों को वो पकड़ते हैं। मथुआ कम्युनिटी वहाँ पे बहुत संख्या में है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, लेकिन जिस हिसाब से उनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई हुई, जिस हिसाब से वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया गया, तो वो उनको एक ढाढ़स बिठाने के लिए। और दूसरी चीज़ कि ये जो CAA NRC है, ये विपक्ष, ये कोई बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो मुस्लिम वोट के चलते राजनीति में अभी तक टिकी हुई हैं, वो पार्टियां इसका विरोध करेंगी। मतलब ये कि जो एक पोलराइजेशन का एक जो सिस्टम जो शाहीन बाग की वजह से या फिर CAA NRC के अपोजिशन की वजह से बन सकता है, पूरे देश में जो माहौल बन सकता है, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, आप ये समझिए इसका असर कहाँ पड़ रहा है। ये बातें हो रही हैं बंगाल में, लेकिन अभी शिवसेना क्या करेगी इसके ऊपर। अब आप इसको भी समझना जरूरी है कि भाई ऐसी क्या बात है कि भाई आप जो बांग्लादेश से भाग के आया हुआ मुसलमान है, उसको आप नागरिकता दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़ोगे, आप यहाँ पे शाहीन बाग करोगे, उनके फेवर में आप खड़े हो जाओगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये ममता बनर्जी को एक पूरी तरीके से घेरने की पूरी तैयारी है कि ताकि अगर वो जैसे भी वो अगर CAA NRC का विरोध करेंगी, तो जो हिंदू वोटर्स हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, वो इस अपोजिशन के इस पूरे जो पॉसिबल अलायंस जो 2024 में हो सकता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाए। और आप जब इस तरह की बातें करते हो, देखिए ममता बनर्जी बोल पड़ी, तुरंत बोल पड़ी। आपने थर्मामीटर सटाया और ममता बनर्जी का रिएक्शन आ गया। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि ममता तुरंत रिएक्ट करती हैं। देखिए वो इसलिए भी क्योंकि वो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से मुस्लिम परस्त राजनीति है। वो पूरी की पूरी, तो इस जैसे ही CAA NRC की बात अमित शाह ने कही, इमीडिएटली ममता बनर्जी का रिस्पांस आ गया कि आग से मत खेलो, ये कभी नहीं लागू होगा, मेरे रहते कभी नहीं। वो चुनाव में भी यही बात कहते हैं, सपना है भूल जाओ, सपना है भूल जाओ। लेकिन जब गृह मंत्री देश का ये कह रहा है, ये कानून केंद्र का है, राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है,
चाहे वो सीए हो चाहे वो एनआरसी हो, राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीए में जिस किसी को भी सिटीजनशिप प्रदान किया जाएगा ये राज्य नहीं कर सकता। ये कोई अमेरिका नहीं है, यहाँ डुअल सिटीजनशिप स्टेट के अलग और देश का अलग, ये उस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे नेशनलिटी तय करने का, सिटीजनशिप का अधिकार देने का ये टोटल अधिकार ये इधर इन दफ्तरों में है, जो दिल्ली की राजधानी है जहाँ केंद्र सरकार बैठती है। और इसीलिए ममता बनर्जी वो ऐसी बातें कह के वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बात कह रही है, लेकिन इसमें जो फायदा होता हुआ नजर आता है वो भारतीय जनता पार्टी का। कहने का मतलब ये है, ममता बनर्जी को अगर घेरना है तो सीए एनआरसी, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लस जनसंख्या कानून, ये तमाम वो हथियार हैं जिसका इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के खिलाफ करेंगे। जी बिल्कुल, जो अमित शाह का बोलने का तरीका था कि ममता दीदी कान खोल के सुन लो, ये वास्तविकता थी, है और रहेगी, और उन्होंने एक इशारों में वक्त भी बता दिया कि कोरोना जैसे ही खत्म होगा, तो क्या लगता है बहुत जल्द या 2024 के बहुत पहले ही इसका अनाउंसमेंट होने को वाला है? देखिए, बंगाल की जो राजनीति है वो बहुत ही एग्रेसिव भाषण वहाँ पे होता है। बिल्कुल, वहाँ ममता बनर्जी का जो स्टाइल है वो उस तरह का स्टाइल किसी दूसरी जगह पे नहीं, वो तो उन्हीं के स्टाइल को अमित शाह ने फॉलो किया। अमित शाह जो है वो पब्लिक पल्स को जानने वाले लोग हैं कि किस इलाके में, किस जगह, किस राज्य में किस तरह के भाषा का इस्तेमाल होना है, किस मुद्दे को उठाना है, किस चीज़ों को छोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये अमित शाह का एक पूरा वेल चॉक्ड आउट प्लान है कि ममता बनर्जी को किस तरीके से वो घेरें। उन्होंने एक काम किया और वो जो रिस्पांस आया तो वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गए। सीएनआरसी ममता बनर्जी को इतना चुभ गया कि इमीडिएटली उन्होंने बयान दे दिया, वैसा बयान जो ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। अब आगे भी बंगाल का दौरा होगा और भी जनसभाएं होंगी, 2 दिन और बचे हैं। हाँ, उसका जवाब जब अमित शाह देंगे तब आप देखेंगे कि किस हिसाब से ममता बनर्जी अमित शाह के पूरे चक्रव्यूह में वो फंस गए। कुल मिला के आखिरी सवाल, बीजेपी के शासन में ये कितना बड़ा फैसला माना जाएगा? बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये जो 2019 में आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ऐसे काम किए जो हिंदुस्तान की जनता और खास करके राजनीति पे दृष्टि रखने वाले लोग, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 1-2 साल के अंदर में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ये सीए हो गया, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया। ये सारी चीज़ें भारतीय राजनीति में अछूत मानी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी थी, लेकिन जब अलायंस हुआ था तो ये साफ अलायंस के दौरान ही कह दिया गया था कि दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल इशूज। इन मुद्दों के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई इस पे आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इन तमाम मुद्दों के ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तो सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, कोर्ट में कल एक और एप्लीकेशन पहुंच गया। मुस्लिम महिलाएं वहां गई हैं जो ट्रिपल तलाक जो 3 बार 3 महीने के अंतराल में दिया जाता है, अभी तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून आ गया, उस पे फैसला हो गया। अब जो है वो 3 महीने पे लगातार 1-1 महीने के गैप में दिए जाने वाला जो तलाक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज केस गया है। तो वो एक मसला है। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत ही एक स्मार्ट मूव है कि आप राज्य के जरिए हर राज्यों में जा करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। उत्तराखंड में शुरू, हिमाचल ने भी घोषणा कर दी, मध्य प्रदेश ने भी घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश ने भी घोषणा कर दी। तो ये सारी चीज़ें ये 2024 की तैयारी है। मुस्लिम वोट के ऊपर राजनीति करने वाली ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो जमात है, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उनको भारतीय जनता पार्टी के इस स्ट्रेटजी के, इस ऑनस्लॉट का जवाब ढूंढना होगा। मुझे लगता है
कि ये जवाब उनके पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के लिए। तो कुल मिला के अमित शाह का 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल का दौरा है। आज अमित शाह का दूसरा दिन है, पर पहले ही दिन अमित शाह ने ममता के खिलाफ हुंकार भरी और सबसे बड़ा बयान CAA और NRC को ले दिया कि और साफ कह दिया है कि बहुत जल्द CAA और NRC लागू होगा। हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।